प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है छायावाद। छायावाद को समझाएंगे कि छायावाद क्या है, उसका अर्थ बताएंगे और उसकी परिभाषा भी हम समझाएंगे कि छायावाद का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषाएं भी कौन कौन सी हैं। किन किन विद्वानों ने छायावाद को परिभाषित किया है। तो देखो, छायावाद क्या है पहले मैं ये समझा देता हूँ। देखो बच्चों, छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ था। छायावाद का जो विकास हुआ था वह द्विवेदी युगीन कविता में, द्विवेदी युगीन मतलब द्विवेदी युगीन जो कविता थी उसके उपरांत छायावाद का विकास हिंदी में हुआ था। देखो, हम एक दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि छायावादी काव्य की समय सीमा, एक छायावादी काव्य होता है, छायावादी काव्य की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। छायावादी काव्य की समय सीमा कितनी मानी है? इसकी समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावादी काव्य की जो समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ कब से माना है? 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के जो प्रमुख कवि थे जैसे पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए इसको छायावाद माना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि कौन से? पंत, प्रसाद, निराला, ये छायावाद के कवि हैं, प्रमुख कवि प्रसाद, पंत, निराला। तो इन्होंने अपनी रचनाएं 1918 से ही शुरू की थी, प्रारंभ की थी, छायावादी जो रचनाएं थी। देखो, 1918 में प्रसाद जी ने झरना प्रकाशित किया था। जो प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद पूरा नाम है इनका, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने, इनकी एक कविता थी, कवि रचना थी झरना, वो 1918 ईस्वी में इसकी रचना की थी। किसकी? झरना की। झरना किसकी है? झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। और निराला की एक प्रसिद्ध कविता थी, कौन सी? जूही की कली, और वो कब प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी 1916 में। ये थे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्होंने लिखी थी जूही की कली, जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में लिखी थी। प्रसाद जी ने तो 1918 में कौन सी लिखी थी? झरना, 1918 में। और जो निराला ने लिखी थी वो जूही की कली लिखी थी 1916 में। इनकी एक कविता थी जूही की कली, जो प्रकाशित हुई थी कब? 1916 ईस्वी में। अब देखो, पंत, सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की कुछ कविताएं भी लिखी थी, 1918 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव की कविताएं लिखी थी पंत ने, पंत, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की पल्लव, पल्लव में एक कविताएं थी। पल्लव में सुमित्रानंद पंत ने पल्लव नामक एक रचना थी उसकी, उसमें कुछ कविताएं थी जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। ये पल्लव कब हुई थी? 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत की पल्लव थी, प्रसाद की झरना
और निराला की जूही की कली, ये इनकी रचनाएं थी जो 1916 या 18 के आसपास प्रकाशित हुई थी। अब प्रसाद की एक कामायनी थी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की जो जयशंकर प्रसाद थे, ये प्रसाद की कामायनी जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इनकी, 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी प्रसाद की कामायनी। प्रसाद की कामायनी कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। कब, कैसे? जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। देखो, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी ही समीचीन कर दी थी। मतलब 1936 ईस्वी में ही छायावाद की जो समय सीमा ही अंतिम समय सीमा मानी जाती है। तो अंतिम समय सीमा कब मानी जाती है? 1936 ईस्वी। कब? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 के बाद। 1935 में कामायनी की रचना हुई थी, उसके बाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसी 1936 ईस्वी की अंतिम सीमा माना गया है। तो देखो, छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी काव्य की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था, क्योंकि द्विवेदी युगीन की कविता कैसी थी? विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी। द्विवेदी युगीन कविता थी। द्विवेदी युगीन जो कविता थी वो कैसी थी? विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल। विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान, विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान द्विवेदी युगीन जो कविता थी वो कैसी थी? विषयनिष्ठ थी, वर्णन प्रधान थी और स्थूल भी थी। स्थूल का मतलब है जो हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है वह स्थूल कहलाता है। जैसे स्थूल सौंदर्य के लिए आया था, जो कि नायिका की शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया था, उसमें वो स्थूल सौंदर्य था, मासल सौंदर्य था। उसी प्रकार छायावाद जो सूक्ष्म था, सूक्ष्म का मतलब होता है अंतर्गत। तो इसमें जो द्विवेदी युगीन कविता थी ये कैसी थी? विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी। कैसी थी? विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल। तो देखो, उसी प्रकार जो छायावादी कविता है वो व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म। व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म, ये तीन गुण छायावादी काव्य में मिलते हैं और ये मिलते हैं द्विवेदी युगीन काव्य में। तो व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म, ये तो थी छायावादी काव्य की विशेषताएं, और विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल, ये थी किसकी? द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। तो देखो, जो द्विवेदी युगीन कविता है उसमें तो विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान एवं स्थूलता दिखाई देती है, जबकि छायावादी कविता होती है, युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी जो कविता थी वो व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। देखो, प्रारंभ में छायावाद का जो प्रयोग था वे व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया था जो अस्पष्ट थी, स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए एक रूढ़ हो गया था, जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है। आध्यात्मिक छाया का भान होता है।
वेदना की रहस्यमयी अनुभूति भी लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती है। छायावादी शैली में किया है, देखो जो छायावादी कविता होती है उसमें मानव प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य दिखाया जाता है, आध्यात्मिक छाया का हमारे लिए भान होता है। इसमें वेदना की रहस्यमयी अनुभूति होती है छायावादी काव्य में, लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक शैली की अभिव्यंजना होती है। तो देखो ये थी छायावादी काव्य की अर्थ। छायावादी काव्य क्या है इसमें ये बताया गया, क्योंकि एक रहस्यवादी भावना को छायावादी काव्य बताया गया है, और जिसमें व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म ये 3 गुण पाए जाते हैं। आपको बता दिया है कि मानव प्रकृति के जो सूक्ष्म सौंदर्य हैं या आध्यात्मिक छाया है उसका इसमें भान हो जाता है। वेदना की रहस्यमयी अनुभूति छायावादी काव्य में ही होती है। वेदना की रहस्यमयी अनुभूति किसमें होती है? अनुभूति छायावादी काव्य में होती है। इसमें प्रतीकात्मक शैली में भी, प्रतीकात्मक जो शैली है उसमें भी इसकी अभिव्यंजना की गई है। तो ये था छायावाद। तो देखो बच्चों, छायावाद की जो परिभाषाएं दी थी, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने विचारों को रखा था कि छायावाद की क्या क्या परिभाषा हैं। तो देखो, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावादी काव्य की जो परिभाषा दी है वो किस प्रकार दी है मैं अभी बताता हूँ। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी है किसकी? छायावाद की। वो कैसे दी है? देखो, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध किससे होता है? काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को, कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बना करके अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावादी शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया है। काव्य शैली और पद्धति के विशेष व्यापक अर्थ में किया है छायावाद का प्रयोग। छायावाद का जो दूसरा प्रयोग किया गया, किसमें किया गया? काव्य शैली में किया गया, और पहला रहस्यवाद के अर्थ में किया गया। तो ये दिए थे, ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि छायावाद को 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जिसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, तथा जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बना करके चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना कर देता है। छायावाद शब्द का जो दूसरा प्रयोग काव्य शैली में या पद्धति वियोग के व्यापक अर्थ में किया जाता है। ये किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब जयशंकर प्रसाद जी का विचार क्या थे? जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए थे छायावाद के रूप अर्थ में? देखो, उन्होंने छायावाद की परिभाषा क्या दी थी? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, जब व्यक्ति को वेदना होती है, वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तथा हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जैसे कि मनुष्य के अंदर वेदना होती है किसी बात की, और उस वेदना की जब स्वयं को अनुभूति होती है तो उसे छायावाद कहा गया है। किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता
सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विस्तृति छायावाद की ये विशेषता है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने केवल ये अपनी परिभाषा में बताया है कि जब वेदना होती है मनुष्य के अंदर, तभी उसे स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होती है। मतलब एक स्वयं अनुभूत करता है हर बात को कि क्या मेरे अंदर वेदना उत्पन्न हो रही है। इसे ही हिंदी में छायावाद कहा है। अब देखो, ये तो दी थी जयशंकर प्रसाद ने। अब देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद की क्या परिभाषा देते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद को कैसे परिभाषित करते हैं। देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। समझ गए? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या बताया था कि परमात्मा की छाया तो आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। इसको ध्यान रखना है आपको बच्चों। इसमें बताया गया है परमात्मा दोनों मिल जाते हैं, वहीं पर ही छायावाद है जो शुक्ल जी ने उसको रहस्यवाद बताया था। बात वो ही है, उन्होंने अलग रूप में कही है, इन्होंने अलग रूप में कह दी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही बताते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो उसे ही छायावाद की सृष्टि, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र देखो, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, उनकी वो अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करते हैं छायावाद को कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद एक विशेष प्रकार की पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, नजरिया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है कि इसमें जो छायावाद है उसमें स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हुआ है। यहां पर उस अंतरात्मा को माना है, उन भावनाओं को प्रकट किया है। छायावाद में केवल भाव पद्धति होती है, भावना को प्रकट किया जाता है, भावात्मक दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। यही तो है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये बताया था डॉक्टर नगेंद्र ने। अब महादेवी वर्मा जी कैसे क्या बताती है। महादेवी वर्मा जी ये छायावाद को किस प्रकार परिभाषित करती हैं। महादेवी जी कहती हैं कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उन्होंने कहा था कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका जो मूल दर्शन है वो था सर्वात्मवाद। क्या था? सर्वात्मवाद। सर्वात्मवाद था उसका मूल दर्शन था उसका। कौन सा था? महादेवी वर्मा का सर्वात्मवाद। और उसने क्या कहा था? छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसी प्रकार डॉक्टर रामविलास शर्मा छायावाद को क्या मानते हैं। देखो, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, उन्होंने कहा था। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो और
रामविलास शर्मा ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। क्या रहा है? रूढ़िवाद और सामंती जो साम्राज्यवादी जो बंधन थे उनके प्रति विद्रोह की भावना रही है उनके प्रति। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई थी। तो यह कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। इसमें तो विद्रोह क्या है? इसमें जो साम्राज्यवादी बंधन थे, सामंत थे, रूढ़िवाद था, थोती नैतिकता थी, उनके प्रति विद्रोह बताया है, वर्ग संघर्ष को बताया है। तो ये बताया था रामविलास शर्मा ने, इसको परिभाषित किया था। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस परिभाषा को कैसे परिभाषित करते हैं? देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। उन्होंने छायावाद का जो मूल बताया, जड़ बताया है, उसमें पाश्चात्य रहस्यवादी भावना बताई है। कैसे? इस श्रेणी की जो मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो इस श्रेणी की जो मूल प्रेरणा मिली हुई थी, इस छायावाद की जो मूल प्रेरणा मिली थी, वो अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की जो कविता थी उनसे मिली थी। इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की जो पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। देखो, छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है, एक आपको ये ध्यान रखना है। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। छायावाद के शैली, शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है और छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। तो कवि कहते हैं कि उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा है, वो इस प्रकार है, मैं अभी बता देता हूँ। देखो, प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यात्मक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। ये इसकी सर्वसम्मति से ये परिभाषा दी गई थी। तो देखो बच्चों, आप छायावाद के अर्थ और परिभाषा को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।